हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत और अभिनंदन। फ्रेंड्स, विधि का क्षेत्र एक नोबेल, रिस्पेक्टफुल और ज्ञान से भरा क्षेत्र माना जाता है। एलएलबी पास करने के बाद आप एक अच्छे वकील, एक जुडिशियल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, नेट या पीएचडी करने के बाद एक लॉ टीचर या फिर एक विधिवेत्ता बन सकते हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने इस कोर्स को कितनी लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इसके लिए आपको शुरू से ही एक स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाना चाहिए। स्मार्ट और सिस्टमेटिक स्टडी आपको एक बेहतर ज्ञान प्रदान करने में सहायता करती है। मेरे हिसाब से इसको करने के लिए आपको शुरू से ही अपना सिलेबस जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए। आपको अपना सिलेबस यदि पूरी तरह से समझते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको सिलेबस अपना लेना चाहिए। चाहे तो सिलेबस को आप यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करें या फिर उसको आप मार्केट से परचेज करें। सिलेबस यदि आपके पास होगा तो सिलेबस आपका एक गूगल मैप की तरह काम करता है। जिस तरह से हम गूगल मैप की सहायता से कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप इस सिलेबस नामक गूगल मैप की सहायता से अपने सिलेबस, अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो हम जानते हैं जितना उतना ही नहीं होता। हमें जो सिलेबस के हिसाब से अपने कोर्स को करना होता है, क्योंकि जो सिंपल टेक्स्ट या दूसरी चीजों से हम केवल स्कूल लेवल तक पूरा कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको सिलेबस दे दिया जाता है और उसके बाद वो कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से सिलेबस को अंडरस्टैंड करें और उसमें एग्जाम में अपने दिए हुए टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप किताबें खरीदें, चाहे तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी से लें या बाजार से परचेज करें। आप बेरेक्ट से लें और दोनों को मिलाकर समझते हुए इसको पढ़ना शुरू कीजिए। शुरुआत में एक दो रीडिंग आप इसकी आराम से लगाएं, फिर इसके बाद आप इसको एक सिस्टमेटिक और गहन अध्ययन करते हुए समझेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आना शुरू हो जाएगा। जो आप सिलेबस हैं, जो बेरेक्ट्स हैं, आप उसको डायलेक्ट्स में लें। डायलेक्ट्स का मतलब होता है जिसमें दो भाषाओं में दिया होता है। ये होने के कारण आपको दोनों ही जो भाषाएं हैं उसका जो आपका ज्ञान भी है, उसका ट्रांसलेशन भी इजी हो जाएगा और आप दोनों को समझते हुए इजी और बेहतर तरीके से आप सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। आपको सिलेबस के हर शब्द को बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना और सीखना चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। हर शब्द जो है वो आपका इस कोर्स में और फ्यूचर लाइफ में काम देगा। और फ्रेंड्स, एक आपका जो 7वां पेपर है जिसका नाम है जनरल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज, जो आपका 7वां पेपर है, ये पूरी तरह से इंग्लिश और विधि के ज्ञान के शब्दों पर आधारित है। फ्रेंड्स, पहले यह जो पेपर होता था ये आपको करना होता था फाइनल ईयर में, लेकिन इस बार ये नई यूनिवर्सिटी ने इसको इसी साल में ले लिया है। तो इसलिए आपको इस कोर्स को करने के वक्त इस पेपर को भी करना है और साथ में ही आपको अपने ज्ञानवर्धन भी करना है। और यदि आप अपने इस सिस्टम को, इस तरीके से आप पढ़ाई पूरी करेंगे तो आपका ये पेपर भी हो जाएगा और साथ ही आप इसको अच्छी तरह से शब्दों को समझ भी पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं
हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके बारे में पहले से जानते हो। तो बहुत सारे शब्द हैं जो आपको आने चाहिए, हालांकि इसके लिए आपका पूरा जीवन भी कम पड़ता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि शुरुआत में हम कुछ शब्दों को जानने की कोशिश करें, ताकि जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजों का जो है परेशान शब्द वो बार बार नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, एक शब्द आप पढ़ते हैं बेर एक्ट्स। बेर एक्ट्स का मतलब होता है ऐसे कानून जो हमारी लेजिस्लेचर ने जिस रूप में बनाए होते हैं, हमारे जो प्रकाशक हैं, जो बुक्स छापने वाले हैं, उनको वैसे का वैसा ही प्रिंट करके आपको दे देते हैं। उसमें वो अपनी तरफ से कोई कमेंट्री नहीं करते। बेर का साधारण जो शब्द होता है, साधारण जो मीनिंग होता है, वो होता है बिना किसी लाग लपेट के, और साधारण भाषा में इसको नंगा भी कह सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी होती। जिस तरह से लेजिस्लेचर हमारे यहाँ विधायिका को कहा जाता है, और विधायिका वो संस्था होती है जो कानून बनाती है। हमारे यहाँ ये पार्लियामेंट जो है वो है सेंटर में बनाती है, और जो असेंबलीज हैं वो स्टेट की जो संस्थाएं हैं वो कानून बनाती हैं। उसके बाद उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल उसमें अपनी सहमति देते हैं तो वो कानून बन जाता है। उस संस्था को कहते हैं लेजिस्लेचर। जिस तरह के लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं विधायिका ने, वैसे के वैसे ही जब आपको पब्लिशर द्वारा मिल जाते हैं तो उसको बेर एक्ट्स कहा जाता है। आप कानून प्रकाशक का बेर एक्ट्स लें, हमारे यहाँ जो इंडिया में है कानून प्रकाशक नामक संस्था, जो पब्लिशर है वो इसको छापते हैं, तो इनमें गलतियों की संभावना काफी कम रहती है, तो आप उसका लें। इसको कहा जाता है बेर एक्ट्स। फ्रेंड्स, दूसरा शब्द जो आता है वो है रेफरेंस बुक्स। इसको टेक्स्ट बुक्स भी कह सकते हैं, इसको कमेंट्री बुक्स भी कह सकते हैं। ये ऐसी किताबें होती हैं जिसमें बेर एक्ट्स के साथ साथ जो राइटर्स है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा लिखी होती हैं, अपने क्षेत्र के ज्ञाता द्वारा लिखी होती हैं। तो वो बेर एक्ट्स के साथ आपको पूरा बेर एक्ट समझाने के साथ साथ आपको उदाहरण द्वारा एग्जाम्पल्स देकर और केस लॉस देकर और पूरी बात को डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। उस बुक को कहा जाता है कमेंट्री बुक या रेफरेंस बुक। हमारे जो कॉलेज की लाइब्रेरी में या दूसरे में मिलती है, इनको रेफरेंस बुक कहा जाता है। तो इसलिए आप दोनों को ही लेंगे और दोनों का ही मतलब आप समझते हुए इसको करें। फ्रेंड्स, तीसरा जो आता है वो आता है कोडिफाइड लॉस। दो चीजें जान ली आपने, बेर एक्ट्स और रेफरेंस बुक्स, दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया। अब आता है कोडिफाइड लॉस। कोडिफाइड लॉस क्या होते हैं? कोडिफाइड लॉस वो लॉ होते हैं जिनको हमारे देश की गवर्नमेंट या संस्था, जिसको आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के हेड को सोवेरियन पावर या संप्रभु कहा जाता है। जिस विषय पर संप्रभु ने कानून बना दिया उसको कोडिफाइड लॉ कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी विषय पर उस पर वो अपनी हर छोटी बड़ी बात को लिख दिया जाता है, फिर उस लिखने वाली बात को इफ बट करके उसको टुकड़ों में बांटकर उसको सेक्शंस में या धाराओं में नंबरिंग दे दी जाती है, 1 2 3 5 10, और एक तरह के कोड बन जाता है। और फिर उस पे जो संप्रभु पावर होती है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं और स्टेट्स में राज्यपाल होते हैं, वो उस पे अपनी सहमति देते हैं और कानून बन जाता है। कानून का एक नाम होता है, उस कानून को कोडिफाइड लॉ कहा जाता है, या उसको हिंदी में आप लोग संहिताबद्ध कानून भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको बेर एक्ट्स मिलते हैं वो केवल कोडिफाइड लॉज के ही मिलते हैं। जो कोडिफाइड लॉ नहीं है उसके बेर एक्ट्स आपको नहीं मिलते। तो उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, वो कोडिफाइड लॉ है। इसमें ये बताया गया है कि देश की सरकार कैसे चुनी जाएगी, राज्यों की सरकारें कैसे चुनी जाएंगी, कैसे काम करेंगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कैसे होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स कैसे काम करेंगे, उनमें जजेस की नियुक्तियां क्या होंगी। तो हर चीज जो लिखी हुई है
आर्टिकल्स के रूप में, कोड के रूप में, इसलिए इसको कोडिफाइड लॉ कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सुप्रीम लॉ है। इसी तरह से आप दूसरा जो पढ़ते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बनाया गया था, ये भी कोडिफाइड लॉ है। तीसरा आप पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड्स, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में इसकी 76 से 123 तक की जो सेक्शंस है उसको अलग करके इन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना दिया। फिर आप एक फर्स्ट ईयर में दूसरा एक्ट पढ़ते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1963, ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब 2019 का नया आ गया, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, ये भी आप पढ़ते हैं। और हिंदू लॉज, जो आपका फैमिली लॉ का फर्स्ट पेपर है, उसको भी आप पढ़ते हैं। तो ये भी सारा कोडिफाइड लॉ है, यानी जिस भी विषय पर हमारी संप्रभु सोवेरियन पावर ने या हमारी विधायिका ने कानून बना रखे हैं और उसको कोडिफाइड लॉ कहा जाता है। ये सारे कोडिफाइड लॉज हैं जो आपको धाराबद्ध संहिताबद्ध रूप में मिलते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा होता है अनकोडिफाइड लॉज। अनकोडिफाइड लॉज वह सब्जेक्ट या वह विषय होता है जिस पर हमारी विधायिका या संप्रभु द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया, वो केवल अदालतें अपने हिसाब से उसको लागू करती हैं या किसी सामान्य नियमों के द्वारा, रूढ़ियों के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा उनका पालन किया जाता है। वहां कोडिफाइड लॉ नहीं होता। जब संहिताबद्ध कानून नहीं होगा तो उसको अनकोडिफाइड लॉ कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो लॉ ऑफ टोर्ट्स का पेपर पढ़ते हैं या टोर्ट्स लॉ पढ़ते हैं, वो भी अनकोडिफाइड लॉ है। हालांकि उसमें कुछ जो छोटे छोटे कानून हैं अदर तरीके के, हमारी जो अदालतें हैं वो उनका सहारा लेकर फैसले करती हैं, लोगों को रिलीफ भी देती हैं। लेकिन आप यदि शब्द पढ़ें टोर्ट्स एक्ट तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें आप मोटर व्हीकल एक्ट जो आप लेते हैं उसकी सहायता से अदालतें टोर्ट्स के मामलों को निपटाती हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, इस पर भी इसका भी सहारा लेती हैं अदालतें। और फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1882 जो है, इसके द्वारा भी अदालतें जो हमारी हैं वो टोर्ट्स के मामलों को निपटाती हैं, लेकिन टोर्ट्स एक संहिताबद्ध विधि नहीं है। दूसरा आप इसमें आप पढ़ते हैं फैमिली लॉ है, मोहम्मडन लॉ, जो कि आप फैमिली लॉ के सेकंड पेपर के रूप में पढ़ते हैं। तो मोहम्मडन लॉ भी संहिताबद्ध कानून नहीं है। इस पर भी, क्योंकि ये एक पारिवारिक विधि है, लोकल पारिवारिक विधि है धर्म विशेष की, इस पर आज तक कोई एक सोवेरियन द्वारा कानून नहीं बनाया गया। लेकिन छोटे कानून इस पर भी हैं। जैसे आप पढ़ते हैं मुस्लिम वीमेन डाइवोर्स एक्ट 1939 आप पढ़ते हैं, ये छोटा एक्ट है। फिर वक्फ एक्ट आप पढ़ते हैं और ट्रिपल तलाक ये भी पढ़ते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे एक्ट हैं, पूरा जो इस सब्जेक्ट पर कानून नहीं बनाया गया। तो इसलिए इसको आप दोनों को कह सकते हैं कि हमारे देश में लॉ ऑफ टोर्ट्स और मोहम्मडन लॉ जो दो ऐसी विधियां हैं जो अनकोडिफाइड लॉ के रूप में है, जो असंहिताबद्ध विषय के रूप में ही इनको पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आप दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं कि कोडिफाइड लॉ क्या है और अनकोडिफाइड लॉ क्या है। फ्रेंड्स, ये जो कानून है ये किसी देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई विधि होती है तो उसको लोकल लॉ कहा जाता है। जो किसी एक स्पेशल एरिया के लिए होगी तो उसको लोकल लॉ कहा जाएगा। जब देश के लिए होगी तो नेशनल होगी, और जब बहुत सारे देशों के लिए होगी तो उसको इंटरनेशनल विधि कहा जाएगा। कुछ चीजें और जाने, जैसे आप एससी पढ़ते हैं तो एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इसकी स्थापना की गई। संविधान लागू होने के तीसरे दिन यानी 28 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इसमें 8 जजेज बैठते थे, लेकिन आज इसमें 34 जजेज बैठते हैं।
फ्रेंड्स, इसके साथ आपने कभी जब पढ़ते हैं तो आप बेंच शब्द का इस्तेमाल सुनते हैं। जब बेंच शब्द सुनते हैं तो बेंच का मतलब होता है बेंच ऑफ जस्टिस, न्याय पीठ भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि वो जो सिंहासन होता है, वो जगह होती है जिस पर बैठकर जजेज लोग फैसला करते हैं, उसको न्यायपीठ कहा जाता है और इंग्लिश में इसको बेंच कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेज हैं, लेकिन वो किसी एक फैसले में सारे जज एक साथ नहीं बैठते, तो किसी मामले को सुनने के लिए एक जज बैठेगा। जब एक जज बैठेगा तो उसको सिंगल बेंच कहा जाएगा, सिंगल न्यायपीठ। जब डबल बेंच होगी तो उसमें 2 या 3 जजेज बैठते हैं। जब फुल बेंच कहा जाएगा तो उसमें 3 या 5 जजेज होंगे। और फिर एक संवैधानिक बेंच जिसको कहा जाता है, उसमें 5, 7, 9, 13 या अधिक जजेज हो सकते हैं। हमारे देश में एक जो मामला हुआ था केशवानंद भारती वाला केस, उसमें आज तक सबसे बड़ी बेंच बनी थी 13 जजेज की, और ये हमेशा ऑड नंबर में बनाया जाता है ताकि फैसला जो है वो बहुमत के आधार पर हो सके। कोई जज अपना फैसला कैसे भी लिखा सकता है। अब किस बेंच में कितने जजेज होंगे, ये उस कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं उनकी इच्छा पर और उनके विवेक पर, यानी उनके दिमाग की शक्ति पर निर्भर करता है, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकीय शक्ति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेंचेज है हमेशा या तो सुप्रीम कोर्ट में बनती है या हाई कोर्ट में बनती है, या फिर CLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो एक तीसरी तरह की अदालतें होती हैं जो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में एक तरह की अदालतें बनती, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहां भी काफी जजेज होते हैं, तो वहां भी बेंचेज बनाई जा सकती हैं। इसको कहा जाता है बेंच। फिर होता है एक दूसरा शब्द आप सुनते हैं एप्लीकेशन। सामान्यतः एप्लीकेशन का वही मतलब है जो आप शुरू से एप्लीकेशन लिखते आए हैं, तो प्रार्थना पत्र होता है और लिखने वाले को आप एप्लीकेंट कह सकते हैं या कहते हैं। फिर एक शब्द आप जब 2 केस का नाम होता है, जैसे नीचे लिखा है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, तो इसमें आप देखते हैं कि एक पार्टी एक तरफ होती है, दूसरी दूसरी तरफ, तो इस शब्द को बोला जाता है वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है बनाम, यानी के विरुद्ध या बनाम, इसको वर्सेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है केस या सूट। सामान्यतः जब आप सिविल मामला करते हैं तो आपका कोई अधिकार है जिसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने कोर्ट में केस कर दिया या मामला दायर कर दिया, तो उसको केस या सूट कहा जाता है। ये एक सामान्य भाषा है, लेकिन जैसे ही आप विधि की भाषा में कोर्ट में जाएंगे तो आपको वहां अपनी बात को लिखित में कहना पड़ता है। जब लिखित में कहेंगे तो उसको कहा जाता है प्लेंट या वाद पत्र। आप अपनी बात को लिखित में वहां पेश करते हैं, उस चीज को कहा जाता है वाद पत्र। इंग्लिश में उसको कहते हैं, क्योंकि उसको आपको विशेष तरीके से लिखकर वहां पेश करना होता है, और जो पेश करने वाला होता है उसको प्लेंटिफ कहा जाएगा या वादी कहा जाएगा। जब दूसरी पार्टी वहां आपकी, अब जब आपकी बात आपने अपनी कह दी जिसके विरुद्ध कही है, तो दूसरे की बात भी कोर्ट में सुनी जाएगी। तो दूसरा जो व्यक्ति होगा वो अपनी बात भी लिखकर कहेगा। जब वो लिखकर कहेगा तो उसको कहा जाएगा रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन या जवाब दावा, और उस व्यक्ति को कहा जाएगा डिफेंडेंट या प्रतिवादी। इसको प्रतिवादी कहा जाएगा। अब मामला कोर्ट में चलेगा तो जाहिर है कि एक पक्ष के हक में फैसला होगा, दूसरे के खिलाफ हो सकता है। तो जो व्यक्ति नाराज होगा उसको ये अधिकार मिलता है कानून में कि वो अपनी बात उससे ऊपर वाली अदालत में कह सके। जब वो ऊपर की अदालत में जाएगा तो उसको अपील करना कहा जाता है, और उस व्यक्ति को अपीलांट कहा जाएगा। और दूसरा जिसके खिलाफ वो जाएगा उसको रेस्पोंडेंट कहा जाएगा। ऊपर रेस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी इसको कहा जाता है। इस तरह से आप हिंदी में पढ़ते हैं। अब अपील में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चाहे तो हारा हुआ जा सकता है
और चाहे नाराज व्यक्ति जा सकता है, जो केस लाया था वो भी जा सकता है और जिसके खिलाफ मामला हुआ यानी जो भी नाराज है वो ऊपर जा सकता है। आइए एक उदाहरण से समझे। आपके लॉ ऑफ टॉर्ट में एक लीडिंग केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस श्रीमती सुभागवंती। दिल्ली की म्युनिसिपल कमीशन या म्युनिसिपैलिटी थी, जो हमारी लोकल बॉडी होती है, जो शहरों में बिजली पानी की व्यवस्था देखती है या साफ सफाई करती है। तो 1951-52 में दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम जिसको कहते हैं, वो था। वहां एक घड़ी लगाने के लिए, बड़ी घड़ी के लिए एक टावर बना हुआ था जिसको घंटाघर कहा जाता है। बारिश के दौरान वो घंटाघर कमजोर था और वो गिर गया। उसके गिरने से कुछ लोग उसके नीचे आके उनकी डेथ हो गई। तो इनमें एक सुभागवंती थी, इनके पति की मृत्यु हो गई। तो सुभागवंती ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी की गलत रख रखाव की वजह से वो टावर गिरा है और मेरे पति की मृत्यु हुई है और म्युनिसिपैलिटी ने टॉर्ट किया है। टॉर्ट मीन उसने अपकृत्य किया है और उस अपकृत्य के कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, मुझे हर्जाना मिलना चाहिए। तो सुभागवंती ने वहां की कोर्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ हर्जाने के लिए केस लगाया या प्लेंट फाइल किया। उसमें जब उसने किया तो सुभागवंती का नंबर पहले था। उस वक्त केस का टाइटल था श्रीमती सुभागवंती वर्सेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि वादी या प्लेंटिफ वहां सुभागवंती थी। तो कोर्ट में मामला सुभागवंती के हक में आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ आया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया गया कि वो सुभागवंती को हर्जाना देगा। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इससे राजी नहीं हुआ। तो उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट, जो तब शिमला में बैठता था और उसकी एक बेंच दिल्ली में थी, तो वहां उन्होंने उसकी अपील की। जब अपील की तो केस का नाम हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेज सुभागवंती। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां अपीलांट बना और सुभागवंती वहां रेस्पोंडेंट बनी। हाई कोर्ट में भी मामला जो था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ गया और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो यहाँ देखिए 1966 में जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है, इसका आदेश हुआ है। 1966 में इसका फाइनल फैसला हुआ। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हर्जाना देना ही होगा। तो आप ये देखें, पहले सुभागवंती वादी थी या प्लेंटिव थी, दूसरी बार वो रेस्पोंडेंट बन गई क्योंकि अपीलांट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना। फर्स्ट अपीलांट भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था और सेकंड अपीलांट भी कॉर्पोरेशन ही रहा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आता है पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है याचिका या प्रार्थना पत्र ही होता है वैसे, लेकिन इसको याचिका कहा जाता है। और पिटीशन फाइल करने वाले को या लगाने वाले को पिटीशनर कहा जाता है। सामान्यतः ये जो पिटीशन है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है जब आपके मूल अधिकारों के खिलाफ कोई बात हो और मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो लोग या तो हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां वो पिटीशन लगाते हैं। और ये पिटीशन जो है वो किसी मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए लगाई जाती है, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए, इसलिए इसको रिट पिटीशन कह दिया जाता है। असल में जो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जो हम लोग लगाते हैं वो पिटीशन होती है या उसको रिट पिटीशन कहा जा सकता है, और जो कोर्ट आदेश देती है उसको रिट कहा जाएगा। रिट का मतलब एक तरह का ऑर्डर होता है। हम केवल वहां रिट पिटीशन लगाते हैं, कोर्ट द्वारा जारी किया गया रिट होगी या रिट ऑर्डर होगा। और ये 5 प्रकार की रिट्स हैं जो आपको इसमें भी पढ़ते हैं। ये 5 प्रकार की होगी। एक उदाहरण से समझे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो फर्स्ट पेपर में आपका केस है, इसका उदाहरण लेते हैं। मेनका गांधी राहुल गांधी की चाची हैं। 1978 में पासपोर्ट अधिकारी ने इनको नोटिस भेजा कि आपका पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा, आप पासपोर्ट को दफ्तर में जमा करवा दीजिए। मेनका गांधी एक पत्रकार थी। उन्होंने कहा कि यदि मैं
मेरा पासपोर्ट जमा हो गया तो मैं विदेश नहीं जा पाऊंगी और अपनी बात नहीं कह पाऊंगी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधी रिट पिटीशन लगाई। यहाँ उन्होंने रिट पिटीशन लगाई और ये कहा कि यदि मेरा पासपोर्ट रद्द हो गया तो मैं ना तो विदेश जा पाऊंगी और ना अपनी बात कह पाऊंगी, तो इससे मेरा संविधान में दिए गए आर्टिकल 19 और 21 के अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो तब उसकी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और मामला उनके फेवर में आया। तो इसलिए आप कह सकते हैं जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है तो सीधी ही रिट लगाई जाती है या रिट पिटीशन लगाई जाती है और कोर्ट उस पर ऑर्डर जारी करता है। फिर आता है इन रेफरेंस या इंदरी। आप बहुत सारे केसेज में पढ़ते हैं इंदरी, इसका मतलब ये होता है इंदरी यानी इन रेफरेंस। एक उदाहरण आपका एक केस है इंदरी बेरूबारी, बेरूबारी वाला मामला जो है इंदरी बेरूबारी केस। इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति महोदय को किसी संवैधानिक बिंदु पर सलाह लेनी हो सुप्रीम कोर्ट की, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं कि इस मामले पर आप अपनी सलाह दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर अपनी सलाह देता है आर्टिकल 143 के तहत। उसको कहा जाता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश लेना या सलाह लेना। और इस तरह से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। इंदरू बेरूबारी वाले केस में भी राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली गई थी। ये एक जमीन का टुकड़ा था जो पाकिस्तान को दिया गया था 1960 के करीब, इसलिए इसको इंदरी बेरूबारी केस में पहली बार इस्तेमाल किया। और दूसरा जो इंदरी का शब्द का इस्तेमाल होता है, कभी कभी कोर्ट्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने आप शब्द को लैटिन वर्ड है सुओ मोतु या सुओ मोतो। कभी कभी इन कोर्ट्स के पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसी बात आती है, वो देखते हैं कि हमें इस पर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए अपने आप ऑर्डर देना चाहिए, तो उसको कहा जाता है सुओ मोतो कोग्निजेंस लेना। यदि सुप्रीम कोर्ट लेगा तो आर्टिकल 32 और यदि हाई कोर्ट लेगा तो 226। तो अपने आप भी इस पर कोई आदेश जारी कर सकते हैं, उसको भी इंदरी कैटेगरी में ही आता है। एक उदाहरण लें, पिछले साल जब देश में कोरोना फैला हुआ था, अदालतें बंद थी, सुप्रीम कोर्ट भी बंद था, लोगों का आना जाना भी बंद था, लोग अपने केस नहीं कर पा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई। एक लिमिटेशन एक्ट आप जो एक पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, उसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि यदि आपका कोई सिविल अधिकार बनता है और सामने वाली पार्टी उस अधिकार को लागू नहीं करती या आपकी बात नहीं मानती, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं उस अधिकार को लागू करवाने के लिए। लेकिन ये लिमिटेशन एक्ट कहता है कि कोर्ट में जाने के लिए आपके पास केवल एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो जब देश में कोरोना फैला हुआ था, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के खुद के दिमाग में आई, खुद के उनके संज्ञान में ये बात आई कि यदि लोग अब नहीं जा पाएंगे, केस नहीं कर पाएंगे, अदालत में नहीं ला पाएंगे वाद, तो बाद में परेशानी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप एक मामले को लिया जिसको इस तरह से दर्ज किया गया सुओ मोतो। इसका टाइटल देखें, सुओ मोतो रिट पिटीशन, यानी कोर्ट ने स्वयं ही ये रिट पिटीशन दायर करवाई थी कोर्ट में, उसको दर्ज करवाया गया। क्योंकि कोर्ट्स में कोई भी मामला बिना दर्ज किए नहीं चलता, तो वहाँ जो ऑफिस होता है उसको रजिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने अपनी रजिस्ट्री में इसको दर्ज करवाया। और जो देश के सरकारी वकील होते हैं सबसे बड़े, जिनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, आप इसको पढ़ेंगे भी, संविधान में ही है इनकी भी पोस्ट, तो उनको बुलाया गया और उनको सुना गया। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश के द्वारा ये कहा गया कि जब तक देश में परिस्थितियां सामान्य नहीं होती, कोई भी केस लगाने का किसी का भी समय जो है वो अपने आप खत्म नहीं होगा। तो इस केस का नाम दिया गया इन रिकॉग्निजेंस ऑफ
फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन, इसको आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। फिर एक शब्द आता है रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल का मतलब होता है कि जब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, ऐसे फैसले देते हैं जिसमें वो पाते हैं कि ये जो हमारा फैसला है इसमें विधि के कुछ खास बिंदु पर चर्चा की गई है और हमारा ये मानना है कि इसके बाद नीचे वाली जो भी अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या नीचे हों, और सुप्रीम कोर्ट की भी सिंगल जज और डबल बेंच की जो अदालतें हैं, उनको इस केस के अनुसार अपने फैसले देने चाहिए। तो जो केस का नाम है, केस के टाइटल में रिपोर्टेबल शब्द डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नीचे वाली अदालतें सभी उसको मानेंगी। तो इसका मतलब होता है रिपोर्टेबल। इस चीज को भी आप, ये जो ऊपर वाला फैसले में जब आप देखेंगे इन रिसुओ मोटो, तो इसमें आप गूगल करेंगे तो आपको हेडिंग पे रिपोर्टेबल शब्द मिलेगा। तो इसका मतलब होता है रिपोर्टेबल की दूसरे इसको माने, हमारे इस फैसले को नीचे वाली अदालतें उसके अनुसार ही अपना आदेश उनको बाद वाले देने चाहिए। फिर आता है लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेज आपके सिलेबस में दिए गए वो लीडिंग केसेज होते हैं, वो केसेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी ने इसलिए डाले हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। और वैसे वो केसेज ऐसे होते हैं, जैसे ये रिपोर्टेबल की किस्म का है, ये एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, सूचक का काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि बाद वाले फैसले, इस पे आप जितने भी केस, फेमस केसेज जो पढ़ते हैं वो लीडिंग केस हैं, यानी वो केस इस तरह के हैं कि उन्होंने विधि के नए बिंदु तय किए हैं हाई कोर्ट्स द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा या प्रिवी काउंसिल द्वारा। वो दिए गए फैसले हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो आपके जो कोर्स में लगभग वो 45 जो है 9 पेपर में आपको मिलेंगे, 45 और प्लस 4 49 के जो लीडिंग केस है जो आपको पढ़ने हैं। फिर आता है प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व निर्णय। आपने हिंदू विधि और मुस्लिम विधि में पढ़ा विधि के सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ के और भी चीजें हैं कि विधि के स्रोत क्या क्या होते हैं, मुस्लिम विधि के स्रोत क्या है, हिंदू विधि के स्रोत क्या है। उसमें पूर्व निर्णय को भी विधि के स्रोत के रूप में माना जाता है। यानी पूर्व निर्णय वो निर्णय होते हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जैसे ऊपर दिया है ऐसे निर्णय हैं जो पलटे नहीं गए या उन्होंने अपने आप में एक मार्गदर्शक का काम किया, तो उनको पूर्व निर्णय की तरह विधि के रूप में वो स्थापित हो जाते हैं, उनको प्रीसीडेंट्स कहा जाता है। फिर आता है साइटेशन। साइटेशन का मतलब है उदाहरण। जब आप कोई बात कहते हैं और उसके साथ में आप कोई चाहते हैं कि मैं अपनी बात को उदाहरण सहित लिखूं, तो उसको साइटेशन देना कहा जाता है। आप एग्जाम पेपर देंगे तब भी आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि फला चीज को बताइए और उदाहरणों सहित समझाइए। तो आप अपनी बात को समझाते हुए प्रमाण के रूप में कोई केस ला देते हैं। उस केस ला को या तो वो केस ला या निर्णय है जो हाई कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, वो प्रीवी काउंसिल का हो सकता है, वो किंग्स बेंच का हो सकता है, क्वीन बेंच का हो सकता है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हो सकता है। अब यहाँ ये जो शब्द आए हैं इन पे आप ध्यान दीजिए कि ये क्या क्या है। प्रेसिडेंट किस तरह से, कौन कौन सी अदालत, ऊपर वाली सभी अदालतों के दिए गए फैसलों को प्रेसिडेंट्स या पूर्व निर्णय की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये जो कुछ शब्द आए हैं इनको आप देखें। केसला पढ़ते वक्त आप एचसी का मतलब हाई कोर्ट ही है, एससी का मतलब सुप्रीम है, पीसी का मतलब प्रीवी काउंसिल है। प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड की एक बड़ी अदालत है जिसको प्रीवी काउंसिल कहा जाता है। सामान्यतः वहां जो वहां की संसद है उसके 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड में जिसको हम हिंदी में वाले लॉर्ड साहब कह देते थे वो लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और दूसरा होता था हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा है तो अपर सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से कुछ जो पढ़े लिखे सदस्य होते थे
उनको ही ये पहले काम दिया जाता था कि वो न्याय करेंगे, अपीलों को सुनेंगे, तो इसलिए उसको प्रीवी काउंसिल कहा गया था। कि आप आपके 8वें पेपर में भी इसको पढ़ेंगे। तो पीसी का मतलब प्रीवी काउंसिल, केबी का मतलब किंग्स बेंच। किंग्स बेंच इसको ऐसा लिखेंगे, किंग एस्ट्रोफ बेंच, यानी राजा की या राजा के लिए न्यायपीठ। और दूसरा है क्वींस बेंच, इसको ऐसे क्वींस बेंच। इसका मतलब यह है कि जब वहां इंग्लैंड में राजा का राज होता था तो उस न्यायपीठ को किंग्स बेंच कहते थे। जब रानी का होता था किसी का, महिला का, उसको क्वींस बेंच कहा जाता था। और इस तरह यूकेएचएल का मतलब यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और नीचे है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये भी अदालतें हैं जिनके फैसले आप किताबों में पढ़ोगे तब आपको ये लगेगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है, कुछ आप किताबों के नाम पढ़ते हैं तो बुक्स ऑफ जजमेंट्स होती हैं, जो वकीलों के पास जब बड़ी बड़ी किताबें जब पढ़ी रहती हैं तो किताबें होती हैं जिनमें अदालतों के फैसले कलेक्शन करके जो प्रकाशक हैं उसको कलेक्ट करते हैं और उसको फिर छाप देते हैं, और उस बुक का एक नाम होता है। जैसे AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, ILR इंडियन लीगल रिपोर्ट्स, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेज, RLW राजस्थान लॉ वीकली, RLL राजस्थान लॉ रिपोर्टर, CPJ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जजमेंट्स, LR लीगल रिपोर्ट्स, MIA मूर्स इंडियन अपील्स एंड इंडियन अपील्स। यहाँ देखें, ये जो लीगल रिपोर्ट, ये लास्ट वाली तीनों है, ये प्रीवी काउंसिल जब फैसले छापती देश आजाद होने से पहले, तब ये किताबें छपती थी इंडिया में। आजकल पता नहीं ये छपती है कि नहीं। तो इसका नाम ये है। तो इस तरह से आपको जब आप उदाहरण देते हैं तो आपसे पूछता है कि आप क्या चीज बता रहे हो, तो आप कहते हो जी मैं वो फैसला बता रहा हूं जो उस अदालत ने छापा था, उस अदालत ने फैसला दिया था और इस बुक में छपा था, इस बुक के इतने नंबर पेज पर वो छपा था। तो इस तरह से इसको साइटेशन के रूप में दिया जा सकता है और ये बुक्स का नाम है। साइटेशन एग्जाम्पल आप कैसे देते हैं, अपनी बात के साथ आप एग्जाम्पल भी देते हैं और साइटेशन भी देते हैं। तो उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे ये है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला केस है, मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष, यानी हिंदी में कहेंगे मोहरी बीबी बनाम या के विरुद्ध धर्मोदास घोष। इंडियन लीगल रिपोर्ट्स, यानी ये बुक का नाम है इंडियन लीगल रिपोर्ट्स। 1903 में फैसला हुआ था, 1903 में ही ये छपा था। ये 539 नंबर पेज पर छपा था। कलकत्ता में ये बुक छपी थी और फैसला दिया था प्रीवी काउंसिल ने। तो प्रीवी काउंसिल थी इंग्लैंड की। तो इस तरह से इस पूरी चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मोहरी बीबी वाला मामला आपको पता ही है किस तरह से छपा था। इस तरह से फ्रेंड्स, आप यदि इन छोटी छोटी चीजों को शुरू से ही, आज हमारी ये पहली बात हम कर रहे हैं, तो यदि आप छोटी छोटी चीजों को आराम से करते हुए, क्योंकि वहां एक एक पॉइंट काम आएगा और ये चीजें एक दिन में याद नहीं होगी आपको। शुरू से ही आप यदि पॉइंट वाइज चीजों को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्ञान आपका बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजों को यदि आप पढ़ते हुए आराम से करते हैं, अभी आपके पास एग्जाम के लिए बहुत समय है, और शुरू से यदि आप धीरे धीरे करते हैं तो फिर बाद में आपको एक तरह से ना तो बर्डन होगी, ना शब्दों को समझने की आपको जल्दी होगी, और आराम से की हुई चीज को आप बड़े आराम से समझ भी सकेंगे और आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने जीवन को भी सफल करेंगे और आपके कोर्स को भी करेंगे। इसके साथ आज खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।